हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। और ये हमारी अकाउंटिंग का पार्ट 2 है। इसके पहले वाली वीडियो में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। The primary function of the accounting is to maintain systematic record of financial transaction and event following accounting principle and concept. Okay, तो according to this क्या होता है कि हमारे जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ये पहला काम है अकाउंटिंग का हमारा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, तो जो भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे हमने कुछ सेल किया है, चाहे हमने कुछ परचेज किया है, चाहे वो फर्नीचर हो, है ना, या फिर हमारा जो गुड्स है जो जिसे हम रीसेल करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। तो मॉनेटरी टर्म के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी का जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग में रखा जाता है। ठीक है, द सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी प्रिपरेशन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल पीरियड होता है, जब वो एंड होता है तो उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट जो है वो जिस टाइम पीरियड के लिए बने हैं, मे बी ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, या फिर 1 ईयर के लिए। और मोस्टली जो कंपनीज होती हैं या जो बिजनेसेस होते हैं वो 1 ईयर के लिए प्रेफर करते हैं। तो जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो उस बिज़नेस की ऑल ओवर द ईयर जो भी उसके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस हिसाब से वो फाइनल अकाउंट बनता है, और उससे उस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाती है। इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, थर्ड है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एडमिशेबल एज एविडेंस्ड बाय द कोड ऑफ लॉ एज दे आर सिस्टमेटिकली मेंटेन्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। अब ये जो है ये फंक्शन क्या बताता है कि जो अकाउंटिंग हम जो करते हैं, जब अकाउंटिंग का रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है तो वो कोड के द्वारा एविडेंस के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रूफ के रूप में भी काम आते हैं। हमारा फोर्थ है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा। अब हम जब इसके फंक्शंस पढ़ ही रहे हैं तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल जो डाटा है उसको कम्युनिकेट करना। हमने फाइनल अकाउंट बनाया है ना, हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स निकल कर आए हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल जो डाटा है उसको कम्युनिकेट करते हैं टू इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स हमारी कंपनी का ओनर हो सकता है ना, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो हो सकते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है, एक्सटर्नल में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। इन सबको हमारे जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसे सारा जो डाटा है वो कम्युनिकेट करना भी कहीं ना कहीं हमारी जो अकाउंटिंग है उसके फंक्शन के रूप में आता है। फिफ्थ हमारा क्या बोलता है, हेल्पिंग द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि हम ये जो डेटा है, जो हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो हम इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र को जो है क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसके अनुसार जब उसे ये डेटा मिल जाता है तो मैनेजमेंट को बहुत आसानी हो जाती है बिज़नेस को रेगुलेट करने में, उसको समझने में, या फ्यूचर के लिए उसके जो भी प्लान्स हैं उनको करने में।
इसके आगे हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कौन सा है हमारा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। इट हेल्प्स टू नो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड। क्या बता रहा है इसमें, इसके बेनिफिट जो हमारी हम अकाउंटिंग करते हैं हमारे बिजनेस की, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहला बेनिफिट क्या बताया कि जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस की उसके बारे में बताता है। इसकी वजह से जो हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिस पीरियड के लिए करते हैं, हमने जब 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए पूरा हम हमारी अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमें हमारे बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, सेकंड आता है helping the management. It is on the basis of accounting information that the management plans for the future of the business, takes important decisions and exercise control over the affairs. इसमें क्या बता रहा है, हेल्पिंग द मैनेजमेंट। जब हम हमारी अकाउंटिंग करते हैं तो ये हेल्प करता है हमारे बिजनेस का बेहतर मैनेजमेंट करने में। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसके बेसिस पर फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर के लिए जो है बिजनेस के प्लान्स बनाए जाते हैं और अदर चीज़ों के लिए जो डिसीजन लेना होता है वो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही होते हैं। फिर थर्ड हमारा बता रहा है मेमोरी। ये भी हमारे अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग हेल्प इन रिमेंबरिंग द ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर। जब हम किसी भी चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं तो कॉमन सी बात है वो एक मेमोरी के रूप में काम करता है। जैसे कि हम कुछ भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं या फिर हम जब उसको लिख लेते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाता है। लिखा हुआ जो हमने किसी चीज़ को अगर नोट कर लिया तो वो लिखा हुआ परमानेंट हो गया, हम उसको कभी भी देख सकते हैं, फिर उसको रिकॉल कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जब उनको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके बेसिस पर जब उसको लिख दिया जाता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए है ना बहुत हेल्प करता है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा फैसिलिटीज़ लोन। ओके, तो इसमें बता रहा है लोन इज गिवन बाय द बैंक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ एनी कंपनी एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग परफॉर्मेंस। क्या बता रहा है कि बिजनेस के लिए जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं या नॉर्मली छोटे भी बिजनेस होते हैं, लोन एक कॉमन चीज़ होती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हमेशा जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बिजनेस में कभी कभी उतना पैसा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो जब उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है या अपने बिजनेस को और अपग्रेड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो लोन एक कॉमन फैसिलिटी है। अब लोन उन्हें किस बेसिस पर मिलता है, लोन उन्हें इस बेसिस पर मिलता है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या बोल रहे हैं, क्या बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर है, वो जो लोन उन्होंने लिया है उसको चुकाने की एक बेहतर कंडीशन में है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो लोन देने वाले व्यक्ति होते हैं वो तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर तभी लोन देते हैं जब उन्हें बिजनेस की एक बेहतर कंडीशन दिखाई देती है। ओके, तो हमें अगर लोन चाहिए तो फैसिलिटीज़ ऑफ लोन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमारा अकाउंट के थ्रू कहीं ना कहीं होता है, हमारी अकाउंटिंग के थ्रू होता है। फिफ्थ आता है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। क्या बोल रहा है, एविडेंस इन कोर्ट। If the transaction in company are systematically recorded, it can be presented as good evidence before the court। तो कौन सी बात है, जब हम प्रिंसिपल के बेसिस पर और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो कोर्ट में भी प्रूफ के रूप में जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमने क्या देख लिया, हमारे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब इसके बाद आते हैं, अब हर चीज़ कंप्लीट तो होती नहीं है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो सिमिलरली अकाउंटिंग है, इसके हमने बेनिफिट्स देख लिए, फंक्शंस देख लिए, क्या क्या यूजेस हैं वो सारे देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब द लास्ट आता है हमारा इसकी लिमिटेशंस। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं उनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी क्या है लिमिटेशन में, अकाउंटिंग इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। क्या बोल रहा है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। Although most of the transactions are recorded on the basis of evidence, but some estimates are also made for a certain profit or loss. So accounting is not completely करेक्ट।
वैसे तो हम अकाउंटिंग जो भी करते हैं वो प्रॉपर किस चीज़ पे, एविडेंसेस के बेसिस पर ही करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि ये इतना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, और जो हम एस्टिमेट करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग है वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। तो उसके बाद हमारा सेकंड आता है इसकी लिमिटेशंस में, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रिलायबल वैल्यू। क्या बोल रहा है, ये रिलायबल जो वैल्यू है उसको इंडिकेट नहीं करता है। मेनी असेट्स आर नॉट मीन फॉर सेल, दे आर मीन फॉर फ्यूचर यूज एंड आर सोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, हैंस अकाउंटिंग इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बोल रहा है रिलायबल वैल्यू किस तरीके की, कि जब हम हमारी बिजनेस के लिए कोई भी असेट लेते हैं तो वो हम असेट किस चीज़ के लिए लेते हैं, रीसेल के लिए तो लेते नहीं हैं, हम उसे फ्यूचर यूज़ के लेते हैं कि वो भविष्य में हमारी उसको प्रॉफिट देगा, उसका यूज़ करके हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, वो बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका डेप्रिशिएशन उसमें से माइनस करके कॉस्ट वैल्यू पर हम हमारी असेट को लिखते हैं। उसका जो बाजार की जो वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं होता है। ओके, तो उसके बाद थर्ड आता है हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि जो क्वालिटेटिव एलिमेंट होते हैं उनको ये इग्नोर करता है। द अकाउंट कंटेन्स एंट्री related to monetary matters only, in which qualitative elements like quality of employees, industrial relations and public relation are ignored। क्या होता है कि अकाउंटिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी आप लोगों को, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम कौन सी लिखते हैं, जो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, जिसे हम मौद्रिक मूल्य में माप सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अकाउंटिंग में लिखते हैं। अब कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कंपनी में, बहुत अच्छा स्किल्ड है, बहुत उसके प्लान्स अच्छे हैं, अच्छी स्ट्रेटजी से काम करता है, अच्छी प्लानिंग करता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और बिजनेस है, बिजनेस के दूसरे इंडस्ट्रीज से, दूसरे बिजनेसेस से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। उसके अलावा बिजनेस के पब्लिक से किस तरीके के रिलेशन हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है जिसके कारण बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि ये जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। एंड द फोर्थ वन इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग को लीड करता है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग रिफर टू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ वे दैट इन्वेस्टर आर सोन अ बेटर पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब इसमें विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या बताया है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब बताया है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, मतलब हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ और है, लेकिन हम हमारे स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हें कुछ इस तरीके से बताएं कि हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी दिखाई दे इन्वेस्टर्स को, ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये विंडो ड्रेसिंग की तरफ भी कहीं ना कहीं लेके जा सकता है। सो दिस इज़ इट। आप लोगों को शायद चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने इसकी लिमिटेशंस देख ली, हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए। ठीक है, लिमिटेशंस देखी, बेनिफिट्स देखे, उसके अलावा हमने इसके फंक्शंस देखे। आई होप आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी चैप्टर के लिए बची हुई चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच।